मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद आइए सभी का स्वागत करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे अग्रिम पंक्ति में रमाशंकर पांडे जी बैठे हैं, जो कि बहुत बड़े कवि हैं, हास्य वीररस की बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। ब्रजेंद्र अवस्थी जी और नीरज जी जिनके आदर्श रहे हैं। कैलाश जी जो इस चैनल के हेड हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए अब अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। जिस कवि को मैंने पहली बार सुना बड़ौदा में, अभिराज पंकज, ये गीत के कवि हैं। मैं भी गीत का हूँ तो मुझे गीत का व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गीत की लाइन में लोग कम आ रहे हैं। हास्य में तो बहुत लाइन लगी हुई है, वीररस में लाइन लगी हुई है, गीत की तरफ बहुत कम लोग झुकते हैं। अगर कोई गीत की कोई चिंगारी दिखती है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है ये बहुत रोशनी करेगी आगे जाके। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं अभिराज पंकज को बुलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सीमित समय में कितने ज़्यादा रन बना सकते हैं, ये आज उनकी पहली प्रस्तुति बताएगी। शायद उनका एक टीवी चैनल पे ये पहला कार्यक्रम होगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभिराज पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मित्रों, आपका विशेष प्रेम मैं मांगूंगा, आप ही के लिए इधर विशेष आया हूं। अगर आपके मनोभावों की कोई बात मैं कह दूं तो आपका प्रेम मुझे मिले। आप सभी का एक बार मैं तालियों से चाहूंगा कि एक माहौल बन जाए। और अभी वैलेंटाइन डे बीत गया है, लेकिन मैं बताऊं कि हम आशिक लोगों के लिए रोज वैलेंटाइन डे है। जिस भी दिन कोई काम का चेहरा दिख जाए समझे वैलेंटाइन डे हो जाता है। तो आप पंक्तियां सुनिएगा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। अब आपकी तालियां मुझे मिलें। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए। यूं शर्मा करके पलकों को झुकाना भी गजब तेरा। मोहतरमा आप ही के लिए। यूं शर्मा करके पलकों को झुकाना भी गजब तेरा, झुकी पलकें अदा से फिर उठाना भी गजब तेरा। बता कैसे बचाऊं दिल को अपने चोट लगने से। अब वहां मिले। बता कैसे बचाऊं दिल को अपने चोट लगने से, निगाहें भी गजब तेरी निशाना भी गजब तेरा, निगाहें भी गजब तेरी निशाना भी गजब तेरा। देखिए अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मोहब्बत में दीवानगी कहां तक पहुंचती है, आप सुनिएगा। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते, तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। ये सवाल पूछा प्रेम में भटकते हुए आशिक से कि अपनी महबूबा से दूर रहते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते। जवाब आपको दे रहा हूं, जवाब आपके दिल में ठक से लगे तो तालियां फट से आए। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते, तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। जवाब, तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए, तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए। यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते, यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते। देखिए पहला प्रेम जब आपके जीवन में दस्तक देता है तो आपके जीवन में जो बदलाव होता है मुक्तक देता हूं, बात आप तक पहुंचे, आपका प्रेम मुझ तक आए।
तू मेरे हाथ पे लिखी अगर तकदीर बन जाए, मंच का प्रेम मिले। तू मेरे हाथ पे लिखी अगर तकदीर बन जाए, तो कड़वी नीम सा हर दर्द मीठी खीर बन जाए। तो कड़वी नीम सा हर दर्द मीठी खीर बन जाए। बिता डालूं मैं अपनी उम्र सारी कैद में तेरी, अब आपकी दुआ मिले। बिता डालूं मैं अपनी उम्र सारी कैद में तेरी, ये तेरी जुल्फ गर मेरे लिए जंजीर बन जाए। ये मेरी जुल्फ गर मेरे लिए जंजीर बन जाए। साथियों, समय बहुत सीमित है, जैसा कि आदेश हुआ है एक गीत और प्रस्तुत करूंगा। गीत देखिए, प्रेम जब पहला पहला आपके जीवन में आता है, जीवन कैसे आपका सुगंधित हो जाता है, कांटे भी महकना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आप तो ज्यादा परिचित होंगे, आज की जनरेशन को तो लगभग रोज ही प्रेम होता है, तो ये गीत आपके लिए रोज ही काम आएगा, सुनेगा। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। देखिए, ये लोग बड़े खामोश हैं। आपका भी प्रेम मिले। देखिए, मैं बताऊं, वैसे प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम आती है। यहाँ अधिकांश उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं। आपका ही प्रेम मिले और आप इन्हें कम ना समझे। देखिए, गीतांजलि के पीछे सभी बैठे हुए हैं, आपने तो फिर भी लिहाज किया है। आपका प्रेम मुझे मिले, दुआ। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत, सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। तुम मिली हो तो अब हम संवर जाएंगे, तुम मिली हो तो अब हम संवर जाएंगे। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। दूर जाओगे हमसे तो मर जाएंगे। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। गीत का बंद देखिएगा, प्रेम में कैसे आशिक मरने को तैयार हो जाता है। तेरी पलकों की परछाइयों की कसम, तेरी पलकों की परछाइयों की कसम, तेरी आंखों की गहराइयों की कसम, तेरी आंखों की गहराइयों की कसम। डूबना है सुनिश्चित पता है मुझे, प्रेम मिले। डूबना है सुनिश्चित पता है मुझे। इस समंदर में फिर भी उतर जाएंगे। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। प्रेम में कैसे दो लोग एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, आपकी दुआ मिले। दीप हूं मैं अगर, दीप हूं मैं अगर, मेरी ज्योति हो तुम। दीप हूं मैं अगर, मेरी ज्योति हो तुम। सीप हूं मैं अगर, मेरा मोती हो तुम। दीप हूं मैं अगर, मेरी ज्योति हो तुम। सीप हूं मैं अगर, मेरा मोती हो तुम। मेरी हर सांस जपती तेरा नाम ही। ओ, ओ, मेरी हर सांस
सांस जपती तेरा नाम ही, मेरी हर सांस जपती तेरा नाम ही। तू बता तेरे बिन हम किधर जाएंगे, मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। दूर जाओगे हमसे तो मर जाएंगे, सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। गीत का अंतिम भंग आपका विदेश प्रेम चाहूंगा और पंक्तियां आप हृदय तक पहुंचे। मेरी पूजा में तुम, आज प्रेम के बीच में धर्म दीवार बनता है। मैं आपको बताता हूं प्रेम कैसे हर दीवार को तोड़ देता है। मेरी पूजा भी तुम इबादत में भी, मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं। आपके विशेष तालियां मांगूंगा, कोई ऐसा हाथ ना हो आपकी दुआ मुझ तक ना पहुंचे। मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं, मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं। मर के बाहों में हम तेरी तर जाएंगे, मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। दूर जाओगी हमसे तो मर जाएंगे, सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। बहुत बहुत प्रेम आपका, आभार, अभिनंदन आपका। मैं अभिराज के लिए बोलता हूं, हवा की इज्जत में रहने दे, ये जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। अभी अभिराज में लड़खड़ाहट है और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इनको सुनिए सारे कवियों को और सीखिए कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। कविता बहुत अच्छी लिखना मानी नहीं रखता, उसको परफॉर्म करना ज़्यादा मानी रखता है। आपके पास खाना बहुत अच्छा है, परोसना नहीं आता तो आपका खाना बेकार है। तो ये सब बहुत अच्छा बनाया भी है इन्होंने और परोसेंगे भी, ये मेरा विश्वास है। आइए मैं अभी कैसे हास्य कवि को आपके बीच में रखता हूँ जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं। पेशे से संपादक हैं, साहित्य गंधा नाम की एक पत्रिका का संपादन करते हैं। बच्चों के लिए कई संस्थाएं चलाते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं। वो खुद बच्चे जैसे लगते हैं लेकिन बच्चों जैसे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वो जितने ज़मीन से ऊपर हैं उतने ज़मीन के अंदर भी हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, लेकिन उनकी हास्य कविताएं सुनते सुनते आप पेट में बल पड़ जाएंगे जब आपको कविताएं सुनाएंगे। उनके लिए 4 पंक्तियां बोलता हूँ। सर्वेश जी, शायद मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार सुन भी रहे हो आप। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। रमेशंकर जी माफ करिएगा, कुछ गलतियां कर रहा हूं। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित। वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। तो ऐसी ही और खूबसूरत खूबसूरत कविताएं, हास्य से सराबोर कविताएं सर्वेश अस्थाना सुनाएंगे आपके बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर्वेश अस्थाना। मैंने उस मौलवी के पैर भी छू लिए जिसने मेरा निकाह परी के साथ कराया था। जिससे मेरा निकाह हुआ, अगर वो परी है
तो भगवान सबको इन परियों से बचाए। विष्णु जी ने मुझे उठाया है, भगवान इन्हें उठाए। मतलब ये वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जो आप समझ रहे हो कि उठाए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, भगवान उनको भी यहाँ पर लाएगा, है ना। एक बार ताली बजाओ सब लोग खुल के, तो कुछ मज़ा आए। ये बहुत खूबसूरत से अविराज जी हैं, बहुत सुंदर हैं, यंग हैं। तो जो यंग होता है ना, तो उसको फिसलना ज़रूरी होता है। वो यंग ही कौन जो फिसले ना, तो बरसात का मज़े नहीं अगर फिसले ना, तो सब माफ़ है। और इस उम्र में अगर लोफर्टी नहीं होगी तो क्या तुम्हारे जैसे बुढ़ापे में होगी क्या, है? तो विष्णु जी एक्चुअली इन युवाओं से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं इन युवाओं से, क्योंकि खुद तो रिटायर हो चुके हैं। अब वो बेचारा अगर अभी वर्किंग है। जब कविता मैं जब पढ़ता था गीतांजलि जी, तो ऐसे कवि कवियत्रियाँ आते थे, मैं उनको बहुत ध्यान से देखता था। मन करता था कि ये लोग जैसा कर रहे हैं वैसा तो हम भी कर सकते। ये जो विष्णु भैया ने कहा है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ यंगर जनरेशन की तरफ से। एक दिन लखनऊ में बड़ा कवि सम्मेलन था, उसमें डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी भी थे। तब मैंने मंच शुरू नहीं किया था, मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता लिख करके मैं उस संचालक के पास गया। मैं किसी को नहीं जानता था कि कवि सम्मेलन क्या होता है, कैसे क्या होता है, बस गया था। उस संचालक को मैंने कविता दी, हमने कहा हम भी सुनाना चाहते हैं, तो उसने हमको मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी उस घटना को देख रहे थे, इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरी कविता देखी और फिर इन्होंने आदेश दिया उस संचालक को कि नहीं, ये लड़का कविता ज़रूर पढ़ेगा। जिस तरह से अभिराज जी को ये लाए हैं, इसी तरह मुझे भी यही लाए हैं। तो लेकिन उसके बाद जो इन्होंने मेरा निकाह कराया, इन्होंने सारी औकात दिखा दिया अपनी। प्रेम कैसे होता है, मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, खूब आनंद आएगा। होली का अवसर है, मैं थोड़ा सा होलियाटिक होने की कोशिश करूँगा होलियाटिक होने की। और जितने यंगर जनरेशन के लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो GLA है इसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सिर्फ लड़के ही आए हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं। 4 पंक्तियां बिल्कुल अच्छे हास्य की। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह वाह करो। हाँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। ये देखिए, प्रेम और श्रृंगार। सारे मथुरा के कवि लोग बैठे हैं, आशीर्वाद दें। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। ये देखिए। अब विष्णु जी सोच रहे हैं कि गाड़ी कौन सी होनी चाहिए जिसके पंचर टायर। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में अक्सर देखता हूँ कि एक मोटरसाइकिल जा रही है, उस पर 2 लोग बैठे हुए हैं, फिर भी पिछली सीट खाली रहती है। ये सब समझ गए, हमारे कवि लोग तो समझ ही गए। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, लड़कों तुम्हारे लिए। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। तुम लोगों के दर्द की बात कह रहा हूँ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ़ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। खुल के आना बच्चों। मैं अक्सर वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही अक्सर समझता है। बड़ा बेवकूफ़ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है, मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। तो आप लोग इस तरह से यूज़ किए जाते हैं, यूज़ होने से बचिए।
होली है, अब इलेक्शन भी आ रहा है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ आपकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। वहाँ एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कभी कोई विष्णु जी जैसा कवि मिलता है, कभी तेज जी जैसा बड़ा व्यंग्यकार मिलता है, कभी ममता जी जैसी एक बड़ी कवियत्री दिख जाती है, कभी बड़े अच्छे कवि लोग दिखते हैं, कभी डॉक्टर मिल जाता है, कभी आदरणीय गीतांजलि जी जैसी बड़ी नृत्यांगना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिख जाती है। एक दिन मुझे उस विधानसभा मार्ग पर एक गिरगिट मिला। हम लोग ज़्यादातर उसी के बने होते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं, है ना। तालियां थोड़ा खोल के बजाना। मैं व्यंग्य की बात करता चलूँगा, आनंद लेते चले। आदरणीय कवियों से भी निवेदन है कि वो भी थोड़ा मुस्कुराते हुए ताली बजा दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर सामने कवि बैठा हो और माइक पर एक कवि पढ़ रहा हो तो सामने वाले कवि बहुत दुखी होते हैं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। तैयार हो जाना बहुत अच्छे लोग ब्रज के। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले, व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर भाई तेजनारायण बेचैन जी हैं। इस देश में दो ही व्यंग्यकार हैं, एक तेजनारायण जी और एक हम। बाकी और कोई है नहीं यहाँ पे। अगर और कोई होता तो बुलाया नहीं गया होता। एक बार तेज जी के लिए ताली बजाइए। इतना सीरियस हाथ क्यों जोड़ रहा है? ये जो बड़े कवि होते हैं जिनके फ्रेंच कट दाढ़ी होती है, उनमें से एक तो मुस्कुराता रहता है, एक सीरियस बैठता है। तो जब ये खड़े होंगे तो मैं सीरियस बैठूंगा, ये फिर मुस्कुराहट देंगे। मुझे इस समय बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं बड़ा घबराहट महसूस कर रहा हूँ। भगवान कसम घबराहट महसूस कर रहा हूँ। झूठ कभी नहीं बोला है और आज भी नहीं बोलूँगा। जब नियो चैनल है तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं शर्मा जी मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब चैनल है तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत? जो भी चैनल पे बोलो सच बोलो, ये मैं कह रहा हूँ। आप नहीं, मैं रोज़ चैनल देखता हूँ, सब सच ही बोला जाता है, इसलिए मैंने ये कहा। वो भगवान कसम सच कहा, झूठ नहीं है। झूठ बिल्कुल जो आप हमको माफ़ कर दीजिएगा अगर कर लगा। गीतांजलि जी, तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं जंगल का बंदर हूँ। इतने बड़े बड़े कवि तेजनारायण जी जैसे देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई शेर सर घुटा के चला आया हो, ऐसा लगता है। विष्णु जी देखने में ही कुछ हमको चीता जैसे लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं अचानक। और ममता जी के लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लेडीज़ के नाखून भी तेज होते हैं। कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे अपनी स्थिति जंगल के बंदर जैसी लग रही। क्या था? शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करो? बोले राजा बदलो। किसको बनाए? जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। जैसे आज हमने विष्णु भैया को संचालक बनाया है ना। तो ये तो खैर शेर है। हाँ, तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 15-20 दिन के बहुत ध्यान से जुड़ना, मैं बहुत बढ़िया और बहुत मज़ेदार बात करने वाला हूँ। 15-20 दिन बाद एक बकरी रोती हुई बोली, राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए हुए पेड़ के नीचे बैठा। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, देखिए शेर हमारे बच्चे को खाया जा रहा है। अब जो बंदर ने जवाब दिया है, मैं एक बहुत बड़े चैनल पर यह बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगे कि वर्तमान राजनीति पर मैं अच्छी सटीक व्यंग्य की बात कह रहा हूँ तो बंदर से बोलिए जल्दी बचाइए, देखिए
शेर हमारे बच्चे को खाए जा रहा है। तो बंदर बोला, देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो हमारी भागदौड़ नहीं, भगवान कसम सच है, बंदर यही बोला। अच्छा, मैं पहली बार मैं आज पहली बार वृंदावन आया हूँ, तो बिल्कुल सच है, पहली बार आया हूँ। मथुरा में मेरी बड़ी बहन रहती, लेकिन वृंदावन नहीं आ पाया बाय द वे, और आया भी तो बिहारी जी के दर्शन करके लौट गया। ये भी मैं कह रहा हूँ, आप मान लेंगे। जैसे विष्णु जी ने बताया कि हम लोग खूब विदेश गए हैं, आपने मान लिया। भाई न तो आप लोग हमारा पासपोर्ट चेक करोगे, न वीज़ा देखोगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। नहीं, सच बता रहा हूँ। राम बाबू सिकरवार 5 देशों में हो आए, ताली बजाइए इनके लिए। है तेज नारायण जी 20 देशों में गए हैं। ये दोनों लोग अभी नहीं गए हैं, क्योंकि विष्णु जी अभी इनको ढूंढ के लाए हैं, अभी बाद में जाएंगे। ममता जी 15 देशों में हो आई हैं। मैं एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो 50 देशों की यात्रा करके आया है। खूब अच्छी तालियां बजाइए हमारे लिए। और 51वें देश में मेरा जहाज लैंड करने ही वाला था। 51वें देश में मेरा जहाज लैंड करने ही वाला था कि विष्णु सक्सेना जी ने जगा दिया, बोले सर्वेश उठो, धौली पियाऊ निकल गया है। तो इस तरह से हम लोग खूब विदेश जाते हैं। मैं एक व्यंग्य की बात करता, तो मैं यहाँ आ रहा था, यहाँ पर हमको कहीं रोका गया है, तो मैं वहाँ रुक गया था, फिर यहाँ आ गया हूँ। मैं और व्यंग्य की बात एक क्षण का और सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा, तो उस कंपनी ने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड, गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। तो मुझे लगा कि जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैंने एक क्षणिका कही, और ये क्षणिका मैं भाई तेज नारायण के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। व्यंग्य के बड़े कवि हैं। विभाग ने पुल पर यह इल्ज़ाम लगाया, मुझे लगता है कि आप लोग बड़े होकर के इंजीनियर बनने वाले हैं, कोई मैनेजर बनेगा। विभाग ने पुल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। समझते हुए चलना अगर पढ़े लिखे हो तो। विभाग ने पुल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं खाया। आदरणीय कवि बंधुओं, पुल बहुत गिड़गिड़ाया, अपने आप को निर्दोष बताया कि सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं खाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं खाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील जांच कमीशन के सामने धुनी गई, और आखिरकार फैसला उसके विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। जो सरकारी जांचें होती उनके क्या रिजल्ट आते हैं कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए, जब ये पंक्तियां खत्म हो तो आप लोग अच्छी तालियां बजाना, क्योंकि मैं अच्छा व्यंग्य सुना रहा हूं। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस इल्जाम को सहन कर गया, और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। मुझे विष्णु भैया ने एक कविता याद दिलाई है, ये मेरे प्रारंभिक दौर की कविता है, मैं वो सुनाता हूँ। होली का माहौल है, तो थोड़ी सी हल्की कविता है, लेकिन बहुत ही शानदार है, विशुद्ध व्यंग्य है और अद्भुत कविता है। विष्णु जी का ये कहना है कि अगर इस कविता में ज़रा सा तुम चूकते तो ये कविता खराब हो सकती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये कविता सुनाऊँ। 4-5 लोग ज़रा ताली बजाइए, मेरी हिम्मत और खुले थोड़ा सा। मैं 4 पंक्तियाँ और कह दूँ आप लोगों को, खास करके जो नीले कोट वाले और टाई वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे आपसे भी जलन हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम में ये ड्रेस वेस होती ही नहीं थी, जो कपड़ा मिलता था वही पहन के चल देते थे। लेकिन अब आप लोग बहुत स्मार्ट दिखते हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। कविता सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। मैं वो कविता सुनाता हूँ। 3 लोगों का चरित्र चित्रण है, नेता, पुलिस और वकील। कविता का शीर्षक है पहली रात।
नेताजी ने शादी रचाई, नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफ़ी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। नेता जो है कहीं समय से नहीं आता, हमेशा लेट आता। आप 2 बजे बुलाइए, वो 6 बजे आता है। तो हर जगह उसका चरित्र रहता है। ये चरित्र की कविता है। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफ़ी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई, कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की कविता है, शामिल होगा, बहुत अच्छी व्यंग्य की कविता है। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। सारा फायदा समर्थक और चमचे उठाते हैं। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफ़ी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई, कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक राम बाबू सिकरवार ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। उसके बाद आप पूरा आनंद लीजिए। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया, उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को, अपनी मुस्कान को ठहाकों की तरफ ले चलिए, कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में, आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। अपने समर्थकों की उपस्थिति में, गोल्डी भाई सुनिएगा, अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्प होने का आश्वासन दिया। उसके बाद जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई, रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई। अब नेता था, अपना कैरेक्टर कैसे छोड़ सकता था। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई, मुझको खुद हंसी आती है जब कविता सुनाता हूँ। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई और सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए। सवेरे तालियां अगली बन के उठेंगी। सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए और पत्नी के स्वप्न आज़ादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए, रेत के महलों के समान ढह गए। जहाँ नेता होता है तो उसका शैडो पुलिस वाला होता है। आपने देखे होगा, कोई भी नेता होता है उसके पीछे एक पुलिस वाला चलता है। उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, उस बंदूक में चारों तरफ छेद होते हैं। हमको आज तक यही नहीं पता गोली किस छेद से निकलती। नहीं, भगवान कसम सही कह रहा हूँ, आज तक तो हमने, मेरी बातों से जुड़े रहना तो आनंद आएगा। तो हमने एक दिन एक उससे पुलिस वाले से हमने पूछ लिया कि भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती। तो उसने कहा मार के बताऊं क्या? तो मैंने जो जवाब दिया उस पर ताली बजे। हमने कहा भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती? बोला मार के बताऊं क्या? हमने कहा नहीं 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 नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। अगर यहाँ कोई पुलिस वाला बैठा हो तो मैं माफ़ी सहित लखनऊ की पुलिस के लिए सुना रहा हूँ। मैं क्या जानूँ वृंदावन की पुलिस कैसी होती, मैं तो पहली बार आया हूँ। नहीं, भगवान कसम पहली बार आया हूँ। वृंदावन की पुलिस मैंने सुना है, मथुरा की पुलिस जो है बड़ी कठोर होती है, क्योंकि कृष्ण जी कारागार में पैदा हुए थे तो हर पुलिस वाला सबको कारागार भेजना चाहता है। हमारे यहाँ लखनऊ की पुलिस सर बहुत अच्छी है, बहुत शानदार पुलिस है। जो दे दो चुपचाप रख लेती है। कभी कुछ कहा नहीं उसने, कभी कुछ नहीं कहा। एक घटना और बता देते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर में। एक दिन मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ा, हेलमेट नहीं लगाया था। 1000 रुपये फाइन पड़ने थे, मेरे पास 100 रुपये थे। रोका, बोले फाइन पड़ेगा 1000। हमने कहा भाई साहब 100 हैं। अच्छी पुलिस थी, मान गई। हमने 100 रुपये दिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे लगा कि यार ये तो फिर फाइन पड़ेगा अगर जांच हो रही होगी। मैं वापस गया, मैंने कहा भाई साहब आगे भी जांच हो रही होगी तो क्या करूँगा? बोले कुछ नहीं, कोई रोके कह देना पेप्सी। अगले चौराहे पे जांच हो रही थी, मैंने कहा पेप्सी। बोला जाइए। उसके अगले चौराहे पे मैंने कहा पेप्सी, बोला जाइए। उस दिन मैं पूरा लखनऊ पेप्सी से घूम आया। दूसरे दिन गीतांजलि जी मैंने कागज भी नहीं रखे, क्योंकि पेप्सी थी मेरे पास।
कागज में रखे। उसी चौराहे पे जांच हो रही, पुलिस वाले ने रोका, मैंने कहा पेप्सी, बोला किनारे लगा, आज कोका कोला है। तो ये बहुत अच्छे। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 20 रुपए लाओ। करेक्टर की बात है, इस पे समझते चलना। पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 20 रुपए लाओ, वरना पहली रात थाने में बिताओ, वरना पहली रात थाने में बिताओ। अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ, अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 100 रुपए से कम में नहीं जाएंगे। जब ये दोनों होते हैं तो वकील की जरूरत पड़ती है। हमारे तो वकील है पेशे से। वकील ने पहली रात में गीता उठाई, वकील ने पहली रात में गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो, बोले कहो, भगवान को विटनेस मानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। जब ये चारों जब तीनों की सुना दी तो इन तीनों ने मुझे पकड़ा, बोले ऐसा नहीं चलेगा, कवि के बारे में भी बताइए। ऐसा थोड़ी कि कवि सबके बारे में कह दे खुद ना, तो मुझे कवि के बारे में भी बताना पड़ा। बहुत अद्भुत ये टुकड़ा बना और यही मेरी काव्य पाठ का अंतिम टुकड़ा है। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी व्यस्तता के कारण पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई। अब जैसे बताइए, आज अगर मेरी शादी होती तो क्या मैं उसमें जा पाता? नहीं जा पाता, मैं यहाँ कविता पढ़ता है कि नहीं। व्यस्त हूँ तो फिर हम लोग ऑप्शन तलाशते हैं, अच्छा तुम ले आना। तो ऐसे एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा। अब हमारे मथुरा के कवि भी मुस्कुरा के ताली बजा देंगे। एक कवि ने शादी रचाई, पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला, एक परमानेंट श्रोता फंसा। मन ही मन हंसा, मन ही मन बोला, एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर आजमाऊंगा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर आजमाऊंगा। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी, अंतिम पंक्तियां, उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी, उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर गई। अंतिम पंक्ति, उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर गई। रात भर इतनी कविताएं सुनी कि सवेरा होने से पहले ही मर गई, सवेरा होने से पहले ही मर गई। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं नियो न्यूज चैनल की तरफ से। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को, संपूर्ण भारतवर्ष को और सभी दर्शकों को शुभ होली, शुभ वर्ष और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश अस्थाना जी। सर्वेश अस्थाना जी ने बहुत गुदगुदाती हुई कविताएं सुनाई, रचनाएं सुनाई अपनी, और आपने खूब मज़े लिए, आनंद लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे सर्वेश के लिए। सर्वेश ने अभी कई तीर मेरी तरफ भी छोड़े थे कि ये विष्णु जी ऐसे हैं, विष्णु जी वैसे हैं। मैं सर्वेश जी बस आपसे इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। मुझे खतरे का अंदाज़ा है लेकिन मेरे घर में दरवाज़ा नहीं है। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ,
मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।